सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नागार्जुन जी पे कैसे बेस्ट आंसर लिखना है। बेस्ट मीन्स बेस्ट आंसर है, और इस वीडियो को जरूर पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो सभी स्टैंडर्ड वालों के लिए, क्लास 10, 12 या कॉलेज वालों के लिए। लेकिन मैंने जितना भी लिखाया है उसमें हो सकता है आपको कुछ ऐड करना पड़े, या हो सकता है अगर आप स्कूल में है तो मतलब एचएस में हो, क्लास 12 में हो तो कुछ आपको रिमूव करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये लंबा आंसर है। तो वो चीज़ जानने के लिए कौन सा कहाँ हटाना है वो मैं आपको बीच में बता दूंगा वीडियो चलते चलते। तो वीडियो को पूरा देख लेना, अदरवाइज फिर आप सोचोगे कि इतना लंबा आंसर कैसे होगा। तो क्या हटाना है वो, ऐसा नहीं कि आपको हटाने बोला तो आप मेन चीज़ को ही हटा दिए और फालतू के चीज़ों को रख दिए। ऐसा तो मेरा आंसर में हर चीज़ फालतू का मतलब नहीं रहता है, हर चीज़ काम का है। तो इसमें सोच समझ के हटाना होता है, तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले प्रगतिवाद पे मैंने वीडियो बना दिया है। प्रगतिवाद की विशेषताएं, या रामधारी सिंह दिनकर जो कवि है वो है। प्रयोगवाद अपलोडेड है, भारतेंदु युग अपलोडेड है, खड़ी बोली का इतिहास, खड़ी बोली हिंदी का विकास अपलोडेड है। तो और भी वीडियोज अपलोडेड है, आपको स्क्रीन पे थंबनेल शो हो जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपको जो है लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, स्क्रीन पे ही शो होगा, तो आप उसे भी सभी वीडियो को जरूर देख लेना। सभी बेस्ट आंसर है विद हेडिंग, अंडरलाइन, कोटेशन, जो कि आपको फुल मार्क्स इजीली दिला देगा। तो ये फुल मार्क्स आंसर है, पहले ही मैं लिख दे रहा हूँ, फुल मार्क्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जनरली देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखे, नागार्जुन जी पर टिप्पणी लिखे, या नागार्जुन जी की साहित्य दिन पर चर्चा कीजिए। यहाँ 2 बार है, ठीक है, 1 बार नहीं और नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इन तीनों में जो भी क्वेश्चन है आप ये आंसर को लिख सकते हैं। ये मैं ऐसा आंसर बनाता ही हूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। 5 क्वेश्चन के लिए 5 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपका एक से काम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। लेकिन उससे पहले यार, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, मोटिवेशन बढ़ेगा। और वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आंसर कैसा लगा है आपको, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो आंसर में देखो, सबसे पहले किसी के आंसर स्टार्ट करना तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय कुछ देना होता है, और ये मेरे हर एक वीडियो में देखे ही होंगे। हाँ, तो किसी भी चीज़ का परिचय देना होता है, जैसे आपका इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले अपने बारे में बताते हो ना, तो उसी प्रकार यहाँ नागार्जुन जी के बारे में बताओगे तो उनका मेन आंसर स्टार्ट हो रहा है, बट उनसे पहले उनका कुछ जीवन परिचय देना है। और मेरा हर एक आंसर, हर एक लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, जैसे जीवन परिचय देखो किस तरह से हेडिंग दिया हो। देखो एग्जाम में अच्छा हैंड राइटिंग होने से ज़्यादा जरूरी है आप कितना कंसिस्टेंसी एंड कितना साफ सुथरा से लिखते हो, और कितना यहाँ पे ये फॉर्मेट को यूज करते हो। जैसे अंडरलाइन दिए हो, साफ सुथरा लिखे हो, एकदम क्लीन है, तो इसमें राइटिंग अच्छा हो या खराब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका राइटिंग खराब है तो एकदम से अच्छा हो नहीं जाएगा, बट प्रैक्टिस करते रहना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है कि बाबा नागार्जुन, आपको पता ही होगा बाबा कहा जाता है, कॉलेज वाले को पता ही होगा। बाबा नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि है, तो सबसे पहले आप उनका इंट्रोडक्शन दे दिए कि वो किस कैटेगरी के कवि है, तो प्रगतिवादी काव्यधारा के हैं। वो धरती से जुड़े जनवादी कवि है, वो नीचे पता चल जाएगा कि वो धरती से जुड़े क्यों है, क्योंकि वह शोषित वर्ग के समर्थ में बोलते हैं। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, जो कि आपके एमसीक्यू या एससीक्यू में भी पूछा जाता है, क्यों वैद्यनाथ मिश्र के नाम से कौन जाने जाते हैं, या नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र है। तो यह एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहले वे यात्री नाम से काव्य की रचना करते थे, पहले मतलब कोई भी उनका कविता पेपर में, मैगजीन में आता था तो यात्री नाम रहता था, नागार्जुन नहीं रहता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लो, ये 4 लाइन का चीज़ जो मैंने लिखा उसमें 4 लाइन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप बताओ इसमें से कोई भी चीज़ आप हटाओगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप हटा ही नहीं सकते। तो ये आंसर की क्वालिटी होती है। आप स्टार्टिंग ऐसा कर दिए कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, और एंडिंग भी वैसा ही करना है। और लेकिन सब लोग बोलते हैं ना स्टार्टिंग अच्छा करो, लास्ट अच्छा करो, लेकिन मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग भी अच्छा होना चाहिए, एंडिंग भी अच्छा होना चाहिए, बीच में भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी बहुत तेज हो गया, वो जानता है भाई स्टार्टिंग और एंडिंग अभी मत देखो, बीच में देखो। वो क्या बीच में गाना वाना तो नहीं ना लिख दिया है, कहानी वहानी बना के, तो बीच में वो ज़्यादा देखता है। अब तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखना है, देखो नागार्जुन जी समय के साथ चलने वाले कवि है। समय के साथ साथ मतलब अपडेटेड पर्सन। वे मजदूरों, किसानों, गरीब और शोषित जनता, देखो मजदूर, किसान, गरीब और शोषित जनता के पक्ष में बोलते थे।
देख लो, पता चल गया ना धरती से जुड़े जनवादी कवि क्यों हैं। क्रांति का स्वभाव उनके रचना में व्यापक है, उनकी जो भी रचनाएं होती हैं उनमें क्रांति का स्वर आता है, जैसे आंदोलन का। एवं इन्हीं सर्वहारा वर्ग यही है, मजदूर, किसान, गरीब या निचले तबके के लोग की वेदना को अनुभव करके उनमें कविता में बारी प्रदान की। कविता में जो उनकी खासियत है ये सभी उनके ही दिनचर्या को ये बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या है कि डॉक्टर प्रकाश गुप्त एक कवि है। डॉक्टर प्रकाश गुप्त का यह कथन नागार्जुन जी के कृतित्व की सही व्याख्या करता है। तो ये जो है डॉक्टर प्रकाश गुप्त जी ने एक बात बताई थी, तो वो बात नागार्जुन जी के ऊपर बताई थी, तो उस चीज को कोटेशन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये चीज जो लिखा हुआ है ये मैंने नहीं लिखा है, ये डॉक्टर प्रकाश गुप्त ने लिखा है। तो इस वजह से उसको ब्लैक पेन में कोटेशन के अंदर उन्होंने जो कहा है वो लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लो प्रकाश गुप्त कवि का नाम है, तो इन्वर्टेड कॉमा दे दो और अंडरलाइन उसको जरूर दे दो। यहाँ पे आप इस चीज को मेंटेन जरूर करना है, इधर का चीज खाली को रखना ताकि कॉपी साफ सुथरा लगे। एंड इस मार्जिन को ये मत देखना, ये मैंने बॉर्डर के लिए ये मार्जिन दिया है, बट आपका मार्जिन और भी चौड़ा होगा। ठीक है, तो देखो ये डॉक्टर प्रकाश गुप्त क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखो ये सब मेन होता है। कोटेशंस यूज करना हिंदी में आपका हड्डी के तरह है शरीर में, अगर शरीर का में हड्डी नहीं होगा तो शरीर खड़ा नहीं रहेगा। उसी प्रकार आंसर में कोई कोटेशन नहीं है तो आपका आंसर भी खड़ा नहीं रह पाएगा, मतलब मार्क्स लाने को लायक नहीं रह पाएगा। तो देखो यहाँ पे डॉक्टर प्रकाश गुप्त जी क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख लो डॉक्टर प्रकाश गुप्त जी क्या कहते हैं। नागार्जुन जी ऐसे साहित्यकार थे जो अभाव में ही जन्मे थे। पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। निसंदेह ऐसा ही व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये बातें अंडर कोटेशन में आपको लिख देनी है। मैं बाद में बता दूंगा कि अगर आप क्लास 12 के हैं, क्लास 10 के हैं, तो आपको कौन सी चीजें को हटानी है, मतलब रिमूव करनी है, इतना बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में है, नहीं जो समझाना पड़ेगा। ऐसे साहित्यकार थे जो अभाव में जन्मे थे, मतलब जिनकी कठिनाई थी, स्ट्रगल था, समझ ही रहे हो, जैसे गरीब जनता लोग है, पीड़ित वर्ग के जो कष्ट जो होते हैं उन्होंने खुद ही झेला है। तो निसंदेह ऐसा ही बात है, अगर मैं भाई जिस कंडीशन में हूँ, मैं उन जैसे कंडीशन में जिनका साथ हो रहा है गलतियाँ, जिनके उसके साथ ही खड़ा रहूंगा ना, वो सभी चीजें हैं, तो जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या है, नागार्जुन जी मानते थे कि प्रगतिशील समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना ही होगा। प्रगतिशील का मतलब क्या होता है, प्रगति करना। जैसे अभी भी हम लोग एक तरह से प्रगतिशील समाज में रहते हैं, देखते नहीं हो टेक्नोलॉजी कितना प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसमें हम लोग को भी आगे बढ़ना होगा। और आगे जब भी बढ़ोगे चुनौतियां आएंगी और चुनौतियों का सामना करना ही होगा। तो ये रहा आपका जीवन परिचय का पार्ट। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो कृपया करके ये जीवन परिचय पूरा लिख देना जो मैं लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। तो नागार्जुन जी की काव्यगत विशेषताएं, अगर आपके टिप्पणी है तो आप ये चीज ना भी लिखो चलेगा, ऊपर हेडिंग देना नागार्जुन जी पे टिप्पणी। साहित्यिक देन होगा तो यहाँ लिख सकते हो नागार्जुन जी की साहित्यिक देन। काव्यगत विशेषता है तो अब तो आप ये आंसर डायरेक्ट छाप दोगे कि नागार्जुन जी की काव्यगत विशेषताएं। तो देखो ये लिखना निराला जी, अच्छा सॉरी यार, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ निराला जी नहीं होगा, नागार्जुन होगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करें, नहीं तो कुछ लोग एग्जाम में ये गलती कर देंगे, निराला कहाँ से आ गया नागार्जुन में। हाँ, तो देख लेना। तो नागार्जुन जी की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। तो सबसे पहले प्रगति प्रिय, प्रकृति प्रिय। तो ये मैं क्यों लिखाता हूँ, हर एक कवि में प्रकृति प्रिय और लाइन भी सेम रखता हूँ। इसका कारण है कम से कम आप एक हेडिंग जो है सब में कॉमन तो दे सकते हो, और ये लाइन कोटेशन अलग देना। नागार्जुन जी पे लिख रहे हो तो नागार्जुन जी का ही कोटेशन यूज करना है, वो पीछे दिखा रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये लाइन तो आप सेम रख सकते हो। देखो नागार्जुन जी प्रगति प्रिय कवि थे, देखो प्रगति प्रिय हेडिंग है और इसमें आपको अंडरलाइन देना है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति के प्रति नागार्जुन जी के हृदय में, नागार्जुन जी के हृदय में उसके बाद पीछे चलते हैं। सो यहाँ देखो आकर्षण विद्यमान है उनके हृदय में, हमेशा अट्रैक्शन है नेचर को लेके। तो ये कोटेशन, इसी को कोटेशन बोलता है। जिसको नहीं पता है, कविता की कुछ लाइनें को कोटेशन बोलता है। तो अगर रामधारी सिंह दिनकर की है तो वो उन पे ये लिखना, द्विवेदी युग की है तो द्विवेदी जी के कोटेशन को लिखना, जो मैंने आंसर में लिखवाया हूँ, अपने से आपको नहीं लिखना है, मैं लिखवा दिया हूँ।
यहाँ नागार्जुन जी का है तो बादलों को घिरते देखा है, बहुत फेमस कविता है नागार्जुन जी की, इसीलिए उस पर अंडरलाइन जरूर कर देना। कविता में प्रकृति के स्वच्छ रूप का वर्णन चित्रण किया गया है, जैसे देख लो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कड़ों का मानसरोवर के उन समृद्ध कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसके याद कर सकते हो, मुझे भी याद है, आप भी याद रखना। ऐसे हाथ रख के अब हर बार एकदम बोल सकते हो कि अमल धवलगढ़ी के शिखरों पर बादलों को गिरते देखा है, मोती छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन करो का मानसरोवर के उन शरीर पे, ऐसे करके आप बोल सकते हो। कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। चलो पहला हो गया, उसके बाद सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड देखो क्या होगा, शोषण का विरोध। तो जो भी शोषण होता है गरीबों पे, आम जनता पे, उसका विरोध वो करते हैं। तो काव्यगत विशेषता में सेकंड नंबर हेडिंग दे देना, मार्जिन आप लोग लंबा खींचना, और नंबर ये 2 नंबर अंदर में ही देना, मार्जिन के इस साइड में ही, क्योंकि उधर दोगे तो वो क्वेश्चन नंबर बन जाएगा। तो इसमें बहुत से लोग गलती कर देता है। आपका आंसर कंटिन्यू चल रहा है। तो क्या लिखना है कि नागार्जुन जी की कविता में समाज के शोषण करने वालों के विरोध किया गया है। तो समाज में जो भी शोषण कर रहा है उसके विरोध में लिख रहे हैं। जैसे आजकल पेपर में लिखा जाता है, आजकल कविता वगैरह ज़्यादा बनता नहीं है, पेपर में ये सब लिखा रहता है, ठीक है। उन्होंने अपने चारों तरफ किसानों मजदूरों को गरीबी से तड़पते हुए देखा है, वो खुद भी गरीबी से तड़पते हैं, मैं भी तड़पा हूँ भाई, हाँ। तो किसानों मजदूरों को गरीबी से तड़पते हुए देखा है, अतः अमन व शांति की कविता न लिखना उनकी व्यवस्था है। अमन व शांति का मतलब क्या है कि मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गलत हो रहा है, बट मैं चुपचाप कुछ ना अलग ही लिख रहा हूँ, मतलब शांति की कविता लिख रहा हूँ। हाँ भाई, सब मंगलमय है, समाज है, मतलब घर में झमेला हो रहा है और आप सबको बोल रहे हो कि यार भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, चंगा है, मजा में है। तो ये चीजें हैं। तो यार अगर सब कुछ तड़प रहे हैं गरीबी से, तो वो मैं शांति की कविता कैसे लिखूं? मुझे तो यही लिखना होगा, विरोध की कविता ही लिखना होगा। तो इस वजह से ये नहीं लिखना उनकी व्यवस्था है, एंड वे लिखते हैं। तो वो क्या लिखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। उनके कोटेशन क्या है देखो, कैसे लिखूं शांति की कविता, अमन चैन, अच्छा 2 बार है क्या, फिर ठीक है, एक नहीं होगा। अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं, कटहल के छिलके जैसी खुरदरी जीभ से मेरी लहू चाटते आई, मैं अकेला मुझ जैसे तो लाख लाख कोटि कोटि है। तो वही है कि शांति की कविता कैसे लिखूं, अमन चैन को कड़ियों में कैसे बांधूं, कटहल के छिलका जानते हो ना, कटहल का छिलका ऐसे 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 ऊपर में देखना खुरदरा होता है, तो ऐसे ऐसे खुरदरा से चाटना, अजीब से मेरा लहू चाटते हैं। लहू मतलब क्या, शरीर को चाटते हैं, मतलब शोषण करना, टॉर्चर करना इसको कहा जाता है, ठीक है। अब मैं अकेला मुझ जैसे तो लाख लाख कोटि को, अगर ये मैं लाइन लिख रहा हूँ तो भाई ये मत सोचो, नागार्जुन जी बोल रहे हैं कि ये मत सोचो कि ये मैं ही लिख रहा हूँ, कि मेरे ही साथ ऐसा टॉर्चर हो रहा है, ऊंचे वर्ग के लोग नीचे वर्ग के लोग पे शोषण कर रही है। सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे जैसे लाख लाख है, करोड़ करोड़ लोग हैं, तो ये सिर्फ मुझे मान कर ना करे, मैं तो इनका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन मेरे पीछे सभी लोग हैं। जैसे आंदोलन में गांधी जी तो अकेला खड़ा थे, लेकिन गांधी जी के पीछे करोड़ों लोग थे खड़े, तो ये बात है। तो ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखो क्या है, जनवादी प्रतिनिधि। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग देना जनवादी प्रतिनिधि। आई होप आपको ऊपर तक समझ में आ गया होगा, एंड सिंपल खड़ी बोली है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो तीसरा नंबर कोटेशन हेडिंग लिखना है जनवादी प्रतिनिधि। वो जनवादी प्रतिनिधि कवि है। देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, नागार्जुन जी कोटि कोटि जन के प्रतिनिधि कवि है, ठीक है, प्रतिनिधि कवि है। जो हेडिंग है उसका अंडरलाइन भी चलो कर देते हैं। एक्चुअली कैमरा के नीचे लिखना दिक्कत होता है, तो आई होप समझ गए होगे। जनता तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने तथा उससे प्रशिक्षण करने के लिए वे व्यंजन का प्रयोग करते हैं। मतलब जनता तक अपनी भावनाओं, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं, वो अपनी भावना एवं उनसे उसको एडुकेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, वो व्यंजन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल का प्रयोग नहीं करते हैं, यार भाई कम बात मत करो, तुम कम नॉलेज है, ज्यादा बोल रहे हो, अधजल गगड़ी छलकत जाए। हम लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं। जो आधा गगड़ी होता है वो बहुत अच्छा लगता है, जो भाड़ा गगड़ी होता है वो नहीं छलकता है। मतलब ज्ञान कम है तो बहुत उड़ रहे हो, तो ज्यादा ज्ञान वाले इंसान चुप रहते हैं। तो ऐसे करके आप लोग भी व्यंजन देते ही हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सकल सूत्र उपजाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। अब यार ये आपको
आई डोंट नो आपको क्या हंसी आ रही है क्या आ रही है, बट ये जो भी लिखा हुआ है आपको ऐसे ही लिख देना है। जैसे आप लोग जिसको समझते हो कि बापू के 3 बंदर मतलब नौकर हैं, तो वो नौकर जो है बापू से भी कम ही जानकार होंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ही ज़्यादा उसके पास नॉलेज है, और वो बापू के भी जो है ताऊ है, बापू से भी बड़े ज्ञानी है। ठीक है, तो ऐसे ही समाज में होता है ना, आप जिसको समझ रहे हो कि यार ये बंदा क्या मतलब ये नहीं होता है कि ये मतलब कोई भी सरकारी पार्टी या कोई भी किसी आदमी और ये क्या करेगा, लेकिन तुमको पता नहीं वो अंदर ही अंदर उसका कनेक्शन बहुत ऊपर तक है। तो इस तरह से मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हेडिंग नंबर 4। सो हेडिंग नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या है, सच्चे प्रगतिवादी कवि है। नागार्जुन जी जो है वो सच्चे प्रगतिवादी कवि है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, नागार्जुन जी एक सच्चे प्रगतिवादी कवि थे, अंडरलाइन दे देना। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी कविता का संसार सामान्य जीवन से है, सामान्य जीवन है, मतलब जो हाई फाई कविता नहीं है, जो हम लोगों की आम जिंदगी है, उस समय के शोषित वर्ग, गरीबों, किसानों, मजदूरों की जो जिंदगी थी, उन्हीं जिंदगियों को देखकर सामान्य जीवन से ही उन्होंने अपनी कविता को रचना बनाया। जो कविता है उन कविता का संसार है, जिसे अति सामान्य समझकर अन्य कवि अपनी आंखें मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। नागार्जुन जी साइकिल रिक्शा खींचने वालों के पैरों को आंकते हुए कहते हैं, तो अब देख लो साइकिल रिक्शा जो खींचता है वो भी गरीबी होता है, तो उनके बारे में वो कविता में कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं तो ये कोटेशन के फॉर्म में बताना है। देखो क्या है, झुकी पीठ को मिला किसी हथेली का स्पर्श है, यहाँ पे आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, देखो ये है, ये वाला सा है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, तालब्बी सा। तो किसी हथेली का स्पर्श, तन गई रीढ़, महसूस हुई कंधों को पीछे से, किसी नाक की सहज उष्ण निर्कुल सांसें, टन गई रीढ़। तो यहाँ पे ये खत्म, ये कोटेशन आपको याद कर लेना है। सिंपल खड़ी बोली में है, आपको इसमें समझने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसे इजिली जो है समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है। और नेक्स्ट कोटेशन हेडिंग जो है वो है भाषा। तो वो भाषा का प्रयोग को लेकर आपको इसमें लिखना है। क्या लिखना है चलिए ये बताते हैं। सो यहाँ पे लास्ट हेडिंग हम लोग देख लेते हैं, 5वां नंबर जो है वो है भाषा को लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि कविवर नागार्जुन ने अत्यंत लोकप्रिय खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली, ऊपर से हम लोग कोटेशन देखते ही आ रहे हैं जो खड़ी बोली पे है, तो खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें उर्दू, संस्कृत, बंगला आदि का प्रयोग प्रचुर मात्रा में है। जैसे उर्दू का भी कुछ वर्ड यूज कर लिया, संस्कृत का कर लिया, बंगला का कर लिया, कर सकते हैं। ये बहुत से कवि करते हैं, जैसे कबीरदास भी तो किए थे, निंदक नियरे राखिए। तो नियरे क्या होता है, नियर का मतलब नजदीक, पास रखना, नियर तो इंग्लिश वर्ड है, नियरे राखिए, तो ऐसे मिक्सिंग होता ही है। तो इसमें आप ये वाला है, ये हेडिंग दे सकती हो, बहुत ही फेमस जो है शासक की बंदूक कविता जो है, और एक बादलों को घिरते देखा, ये दोनों कविता उनके मोस्ट फेवरेट कविताएं हैं। तो यहाँ देख लो क्या है कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। जिसमें कानी और गुमान ये दोनों जो है उर्दू लैंग्वेज है, हाँ, और सभी जो है ऐसे जनरली देखो तो ये खड़ी बोली है, बस कुछ वर्ड जो है वो उर्दू लैंग्वेज है, तो ऐसे करके होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बस 5 हेडिंग इज इनफ। उसके बाद अभी बता देता हूँ किसको कहाँ हटाना है। उसके बाद देखो क्या है, पत्रहीन नग्न गाछ, ये देख लो इन्वर्टेड कोमा अंडरलाइन, पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली रचना। ठीक है, मैथिली रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अच्छा ये सब मैं अंडरलाइन नहीं किया हूँ, लेकिन अंडरलाइन आप लोग कर लेना। साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है, प्रदान किया गया था। नागार्जुन जी के काव्य की मुख्य विशेषता है प्रणय भावना। बस ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रणय भावना होती है। तो फिर देखो लास्ट स्टार्टिंग मैंने कैसे किया था, देखो दिखाता हूँ, जस्ट वेट। देखो स्टार्टिंग में क्या है, 4 लाइन है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें कवर हुई। लास्ट में देखो 3 लाइन है, लेकिन उस 3 लाइन में भी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रचना का नाम, उसका किस भाषा में है, क्या पुरस्कार मिला, काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो 3 लाइन में 4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ जो मेरा हर एक लाइन होता है ना उसको, सॉरी आई थिंक यहाँ ब्लर दिख रहा है क्या आपको,
या आई होप अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 3 लाइन में देखो कितने इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरा हर एक लाइन में इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या चीज़ रखूँ क्या चीज़ हटाऊँ। इससे अच्छा चलो जितना सर ने दिया है उतना ही याद कर लो। तो अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट है तो आपको तो ये पूरा कंप्लीट लिखना होगा, सिंपली कंप्लीट लिखना है पूरा। और अगर आप स्कूल के स्टूडेंट है क्लास 12 के, देन आप इस जीवन परिचय में कुछ रिमूव कर सकते हैं। जीवन परिचय में कुछ रिमूव कर सकते हैं का मतलब है आप ये लाइन जरूर लिखना। आप इतना दूर में से नागार्जुन जी समय के साथ साथ चलने वाले कवि हैं से लेकर के इस पोर्शन तक अगर आप चाहे तो कुछ रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप चाहो तो ये पूरा चीज रिमूव कर सकते हो इतना दूर तक, और ये चीज लिख सकते हो, या आप ये कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो और ये नीचे का 3 लाइन रिमूव कर सकते हो और उसके बाद काव्यगत विशेषता हेडिंग दे दोगे। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ से सिर्फ इतना ही दूर तक लिखे ये 4 लाइन और नीचे से ये पूरा ही हटा दिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना याद कर पाते हो। जो इजीली याद हो जा रहा है उसको जरूर इंक्लूड कर देना, और जो लग रहा है याद होने में दिक्कत हो रहा है, याद कर रहा हूँ भूल जा रहा हूँ, जैसे ये याद कर रहा हूँ कोटेशन भूल जा रहा हूँ, तो आप इसको चाहे तो हटा सकते हैं जीवन परिचय में। लेकिन उसके बाद जो भी नंबर 1 हेडिंग है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 हेडिंग, ये लास्ट का लाइन जरूर से जरूर देना। भूल कर भी इसको आप हटाना मत, रिमूव मत करना, नहीं तो आपका मार्क्स जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए फुल मार्क्स तो मैंने जो बताया वो करे। कॉलेज वाले पूरा लिखे, स्कूल लेवल वाले 10 या 12 में जो भी हो, एचएस में हो, वो अपना जो है जीवन परिचय में से कुछ रिमूव कर दे। कैसे रिमूव करना है मैं बता चुका हूँ, जो वीडियो पूरा नहीं देखता है वो लॉस में जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये बेस्ट आंसर है, तो आप इसे आराम से लिख सकते हो, याद कर लो। कुछ समझने की बात यहाँ नहीं है, आपको आंसर बेस्ट आंसर मैंने बना कर दे दिया है। आपको एक ही काम करना है, इसको कॉपी में लिखना है, याद करना है। रूल देख लो क्या है वीडियो का, फर्स्ट टाइम में से वीडियो को देखो, वॉच, इससे आधा जो है याद खुद ही हो जाएगा देखने से, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। एंड सेकेंड टाइम वीडियो को स्टार्ट करो और लिखना स्टार्ट करो, देखना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको आधा याद ही है और लग रहा है मैं एग्जाम में लिख रहा हूँ और एग्जाम में भी लिख दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो बस यही चीज़ें हैं, और मेरा कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो और लाइक कर दो। बस ये 3 चीज़ आप मुझे कर दो और मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करता ही रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टाटा बाय बाय।